नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, और जो कि एक आवाम से बहुत नज़दीक मौजू है। इसी वजह से इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि बार बार बहस भी हो, इस पर गुफ्तगू भी हो और उसके रिज़ल्ट में कुछ सोल्यूशन भी निकल के सामने है। चैलेंज हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा है। अभी भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कच्चे मकानात हैं, हाउसिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अनफॉर्चुनेटली रूरल यानी देही इलाकों के अंदर मुलाजमतों के मौके मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोग शहरों की जानिब आते हैं। जब वो शहरों की जानिब आते हैं तो वहाँ रहने रिहाइश के लिए कोई जगह उनको मैसर नहीं। उनको अफोर्डेबल हाउसिंग देना एक मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। और हमारे मुस्तकबिल के अंदर अगर हमने इकनॉमिकली प्रोग्रेस करना है तो हमें लोगों को बेटर लिविंग कंडीशंस देने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस यहाँ पे इमर्ज करते हैं। कह देना कि महज हाउसिंग का इशू रिजॉल्व किया जा सकता है मेयर डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, बातों के ज़रिए, वो मुमकिन नहीं है। इसके लिए बड़ा ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पॉलिसीज़ के अंदर मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए आसानियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। फाइनेंस के मसाइल हल करना पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स हैं, इनपुट्स की कॉस्ट हैं, टैरिफ्स और टैक्सेस हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फ़हरिस्त बनाना शुरू करूँ तो ये फ़हरिस्त जो है शायद 10 दिन तक इसके अंदर मैं नुकात लिखता रहूँ, ख़त्म ना हो। बहुत सारे लोगों का जो है वो रोज़गार इससे वाबस्ता है, कंस्ट्रक्शन के शोबे से। वो लोग भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप्स और पार्टीज़ का बड़ा अहम किरदार है आगे चल के, उसके मुतालिक हमने बात करनी है। इसकी कॉस्टिंग, इसकी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बात करनी है। नई हुकूमत की इसके जाने बहुत ज़्यादा तवज्जो है, बल्कि वन ऑफ देयर इकोनॉमिक प्लान सेंटर्स और रिवॉल्व्स अराउंड दिस एस्पेक्ट, दिस इशू, दिस चैलेंज, कि वो कहते हैं कि हम 5 मिलियन होम्स बनाएंगे। अब वो किस तरह बनाएंगे वो तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए पॉलिसीज़ किस तरह की मुरव्वज करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब शफीक चौधरी साहब, जो कि CEO हैं वर्टेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आपको सर वेलकम करता हूँ शो में। और जनाब सरदार ताहिर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के। सर आपको भी वेलकम करता हूँ शो में। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जनाब आसिफ चौधरी साहब आपसे। आसिफ साहब, बात यह है कि लोगों की तो देरीना ख्वाहिश है, काफ़ी अरसे से हुकूमतें ये ट्राई भी करती रहती हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसके ज़रिए इकॉनमी को भी बूस्ट दिया जाए। और ज़ाहिर बात है कॉमन जो हमारे पीपल, आम लोग हैं हमारे, वो इसके बेनिफिशरी होंगे, उनको भी फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ बैरियर्स हैं, कुछ बॉटलनेक्स हैं। उनको दूर करने के लिए मेरे ख्याल से वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। नाजरीन के लिए बताइएगा कि वेयर डू वी स्टार्ट, हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग और लो कॉस्ट हाउसिंग, ये बज़वर्ड पिछले कोई अरसा दराज से हमारे मीडिया में हर जगह पे चला, क्योंकि इसकी नीड थी। और ये एक इंटरनेशनली प्रूवन एक है कि जो इकनॉमिकली आप जिस तरीके से हाउसिंग इंडस्ट्री को स्टिमुलेट कर सकते हैं, मोर एंड मोर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, वो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको अगर प्रैक्टिकल मोड में लाया जाए। अभी क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर ये फोकस्ड है अफोर्डेबल हाउसिंग का। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो मेन सिटीज़ हैं वो हब बनते गए, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी फोकस नहीं थी। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिहाज से हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कोई खातिर का काम नहीं कर सके। अभी क्योंकि इस वक्त ये नीड ऑफ एन आवर है, हमारे पास इससे एक गवर्नमेंट की भी विल मौजूद है इस वक्त, तो इस वक्त जो बॉटलनेक्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि इफ़ समबडी वांटेड टू डू, प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड किया जाए और गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन दे इन टैक्सेशन एंड इन ईजीनेस डूइंग ऑफ बिजनेस में। इस वक्त अगर प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड कर लें, इनके थ्रू एक प्रैक्टिकल मॉडल लेके आ जाएं, तो ये हर शहर में प्राइवेट डेवलपर्स खुद एक इनिशिएटिव लेके उसको प्रैक्टिकल मोड में लेके आएंगे। यानी ये प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए, फॉर्मूला है, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आसिफ चौधरी साहब, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं सरदार ताहिर साहब को भी इसमें कॉन्वर्सेशन के अंदर लाऊँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि इस्लामाबाद तो खैर अब बहुत ही वसी शहर बन चुका है,
ट्विन सिटीज़ का तो कॉन्सेप्ट अब रहा ही नहीं। अब इस्लामाबाद एक तरह से, मैं वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन किसी तरह इंट्रूड कर रहा है पिंडी के एनवायरंस को भी। और जो एक ज़माने में देखें एक ट्रेंड ये शुरू हुआ, ये इस्लामाबाद के अंदर ही उसका स्टार्ट हुआ, रावलपिंडी भी उसे कह सकते हैं एक हिस्सा। वहाँ पे टोए टब्बे जो थे वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियाँ वहाँ पर आ गईं। तो सरदार ताहिर साहब वहाँ पर तो वी सी द एग्जीक्यूशन वेरी क्लियर कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने कोशिश की, अफोर्डेबल हाउसिंग कह लूँ उसे, प्रीमियम हाउसिंग कह लूँ, लेकिन एक हाउसिंग के अंदर वहाँ पे काम हुआ है। वहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी एग्जिस्ट करता है। क्या पूरे मुल्क के अंदर इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसी मॉडल को कॉपी किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। मेरे बीइंग इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स का प्रेसिडेंट, हमारी और इस बिज़नेस से मैं 15-16 साल से वाबस्ता हूँ। तो आप ये देखिए कि नीड्स हमारी इस वक्त 10 मिलियन यूनिट से ज़्यादा की नीड्स हैं जो हम डेफिशिएंसी है, और उसमें एनुअली 0.7% का इजाफा होता जा रहा है जो डेफिशिएंसी है उसमें। तो इस हिसाब से ये देखिए कि अभी भी बहुत रूम मौजूद है काम करने का। इस प्रोडक्ट बनाई जाए तो प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मौजूद है। आपने जो बात की, इस्लामाबाद वसी हो गया, इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के मज़ाफ़ात में अगर आप देखें तो इस वक्त प्रीमियम हाउसिंग भी और लो कॉस्ट हाउसिंग भी, दोनों तरफ अगर आप जाएँ, इस्लामाबाद के अंदर तो अर्बन एरिया जो ऑलरेडी इस्लामाबाद जोन 1 है, वहाँ पर तो अफोर्डेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अगर यहाँ से जोनिंग रेगुलेशन अगर हम देखें, जोन 2 में अगर आप चले जाएँ, जोन 3-4 में चले जाएँ, जोन 5 में चले जाइए, तो वहाँ पे अभी तक लोगों की दस्तरस में हैं। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इसके अंदर बहुत, प्राइवेट ने भी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, और लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर और लोगों को बहुत आसान शराइत के ऊपर प्लॉट्स दिए, फिर उनको डेवलप करके दिया और लोगों ने अपने रहने के लिए घर बनाए। अगर हम इसी मॉडल को कॉपी करना शुरू करें, आपके पास आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद के पास बेशुमार लैंड अवेलेबल है, बेशुमार, और वो बैरन पड़ी हुई है सारी, जो किसी यूजेज के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो वही बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस प्रोडक्ट है हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, वो लैंड ही रह गई है। तो इस लैंड को अगर हम फिनिश प्रोडक्ट करके उसको हम सेल करें तो आप यकीन कीजिए कि ये इस वक्त वो, जिससे हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम सरमाया जो बैरून मुल्क है उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। लोग इन्वेस्टर्स लो कॉस्ट, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ऑन बोर्ड लिया जाए, हमसे मुशावरत की जाए। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, टास्क फोर्स, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, टास्क फोर्स भी बननी चाहिए। यू शुड बी टेकन इनटू दी, जिसे कहते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस। आसिफ चौधरी साहब, एक अहम चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि जनाब मोटरवे बन जाएगी, तो मोटरवे बनने के बाद पता नहीं कितने शहरी इलाके कायम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यकीन करें सरगोदा में सेलिब्रेशन शुरू हो गई, या भेरा के ऊपर जो एक तरह से लोग स्टॉप ओवर करेंगे, इससे पता नहीं कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। वाई? देखें जी, सबसे पहले जो कनेक्शंस, जो मेन स्ट्रीम कनेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मोटरवे है, ये जहाँ से अब M1 से लेके आगे तक जिन जिन एरियाज़ में से गुजरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन एरियाज़ में हुई है। कुछ कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सी पैक जिन जिन एरिया से गुजर रहा है पूरे पाकिस्तान, ईस्टर्न रूट और वेस्टर्न रूट, उन एरियाज़ में लैंड अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट को चाहिए कि लैंड बैंकिंग की बजाय लैंड पूलिंग की टर्मिनोलॉजी पे जाया जाए, कि लैंड बैंकिंग इज़ अ टर्मिनोलॉजी कि आप पूरा प्रोजेक्ट कोई भी प्राइवेट पार्टी ऑन करे, फिर प्लान करे, फिर वो करे, और फिर उसमें इंडिविजुअल सेलिंग करे। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाएं तो लैंड पूलिंग का जो प्रोजेक्ट है, वो जो फ्रेज़ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि छोटी छोटी पॉकेट्स को इस्टेब्लिश एंड डेवलप किया जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 कैनाल्स, 200 कैनाल्स है, तो मैं एक
200 हाउसेस का छोटा सा 250 हाउसेस का प्रोजेक्ट इनिशिएट करके कंप्लीट कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एनओसीज के इतने मसले हैं स्पेसिफिकली पंजाब में कि इट टेक्स मिनिमम 1 ईयर, 1 साल का अरसा चाहिए। बहुत अहम बात आपने की है, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स, बैरियर्स और रेड टेपिज्म जो है वो पाकिस्तान रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग के रास्ते में एक रुकावट है। इसके लिए क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें बैरियर्स हैं, बॉटलनेक्स हैं और क्या क्या चीज़ें रुकावटें बन के सामने आ रही हैं। बिलखुसूस एक चीज़ को हाईलाइट किया आसिफ चौधरी साहब ने कि जनाब वाला हमारे मुल्क के अंदर ये जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं ये बहुत सारे कामों में रुकावट बन जाते हैं और इसके लिए मेरे ख्याल से हुकूमत काफ़ी रिफॉर्म कर भी रही है। इसके मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सीपैक के रूट के मुतालिक बात की। और मैं आसिफ चौधरी साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप अभी भी सीपैक के मुतालिक बात कर रहे हैं, जबकि इस वक्त पर तो वज़ीर आज़म ने भी अपने ख़िताब में सीपैक के मुतालिक कोई बात नहीं की। मेरे ख्याल सर थोड़ा पुराना हो गया सीपैक का मौजू, अब आया नया ज़माना, करें नई बातें। फिर भी अगर आपने उठा ही दिया, उसको रेस कर ही दिया, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, सर अब ये सारे रूट जो हैं ये अब माजी की बातें बन चुके हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि सीपैक के रूट के इर्द गिर्द भी तरक्की होगी? क्योंकि मोटरवे का मैंने आपसे जिक्र किया, आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो अभी कौन सा सीपैक के इर्द गिर्द कुछ बन जाएगा? देखिए सर, सीपैक जो है इस वक्त जो एक फैक्ट फेज़ में आ चुकी हुई है और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी क्योंकि गवर्नमेंट अपनी उसमें इनिशियल फेज़ में है, अभी उनकी वर्किंग बॉडीज़ एक जो चीज़ें हो रही हैं तो काम तो नहीं रुका, काम तो अभी भी चल रहा है, डिफरेंट फेजेस में डेवलपमेंट का हो रहा है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि और इसमें इतने स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि इसको हम भूल भी नहीं सकते और भुला भी नहीं सकते। वो इसलिए कि हमारी लैंड जिसमें इन्वॉल्व है, हमारे रस्तों से ये गुजर रहा है, उन एरियाज़ में अपलिफ्टिंग होनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर प्लान होने हैं। हमने तो अपने पर्सपेक्टिव में इसको देखना है कि हमने हमारी जो कनेक्शन से हमने इकोनॉमिक अपलिफ्ट क्या करनी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये इट विल कंटिन्यू। ये बात आपकी जो है चले पॉइंट वैलिड है कि काम इसके ऊपर हो रहा है, जारी है। सरदार ताहिर साहब, आपकी क्या इनपुट है इसके मुतालिक? क्योंकि आपको पता होगा कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जी मैं मुझे आपकी थोड़ी जी सरदार साहब आप कुछ कह रहे हैं? मुझे आपकी थोड़ी सी बात से इतराज़ है कि मोटरवे से लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, फ़ायदे की बात नहीं की, रियल एस्टेट और लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की है सर, अर्बन डेवलपमेंट की बात की सर। देखिए सर, जब तक लोगों की जो एक्सेस है वो बहुत आसान हो गई है। आप यकीन कीजिए कि जो सीपैक है इसके बारे में तो एक तो ये है कि हमें सारे डाउट्स को अपने माइंड से क्लियर करना चाहिए कि ये सीपैक हर सूरत में न सिर्फ बनेगा बल्कि इसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक जोन्स भी बनेंगे। इसके अंदर जब एक्सेस इजी होगी तो डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द हाउसिंग का भी बहुत सारा काम होगा। तो इसमें मुझे कोई ना शक है ना शुबा है और हम इसके बारे में जैसे आसिफ साहब ने फरमाया कि बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब भूल गए फर्स्ट स्पीच के अंदर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीज़ें और थी डिस्कस करने वाली। तो उसके बाद उन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया भी इसको, बाद में उसके फॉलोअप्स के अंदर उसका जिक्र आया भी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक हकीकत के करीब तरीन प्रोजेक्ट है और हमारी ये इकोनॉमिक नर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी वजह से डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ हाउसिंग में बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा बूस्ट हमें मिलने वाला है। ये जैसे आसिफ साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कि जो हमारी ये रेड टेप वाली सिचुएशन है, काम लोग करने को तैयार हैं, हमें जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का ज़्यादातर लोग उनसे मुंसलिक हैं, तो इश्यूज़ यही आते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें गवर्नमेंट से कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट से
किसी भी रियलिटर को या जो हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने वाले लोग हैं उनको सिर्फ ये फेवर चाहिए कि हमें ये सहूलत होनी चाहिए कि यूटिलिटीज़ हमें मिलें, जो फीसेस हैं, जो टैक्सेस हैं, वो हर शख्स पे करने के लिए तैयार है। वो तैयार भी वो पे करने के बावजूद 1000 हर्डल्स होती हैं कि ना आपको टाइम पे एनओसीज मिल सकते हैं। तो जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये सबसे बड़े, आपने अगर ये इस टारगेट को मीट करना है, ये जो 5 मिलियन हाउसेस का है, अगर इसको मीट करना है तो इससे सबसे पहले ये होगा कि वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए। ये भी बड़ी एक डेवलपर ने अगर आपको एक डेवलपर ने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है तो फिर उसको आप खुद गवर्नमेंट मॉनिटर करे कि अगर इसमें हर्डल क्रिएट की जा रही है या इसको ये वन विंडो ही नहीं बल्कि वन स्टेप भी होना चाहिए। सर एम ये है कि इसको सिर्फ वन विंडो नहीं होना चाहिए बल्कि वन स्टेप भी होना चाहिए। और वन स्टेप के माने मेरे ये है कि होना चाहिए, है ना, क्योंकि दस्तावेजात की ट्रांसफर वगैरह जो है ये भी एक बड़ा पेचीदा मसला है। आप लोग बिल्डिंग प्लान एक अप्रूव कराना जो होता है, मेरे ख्याल आपके यहाँ भी बड़ा मुश्किल होता होगा, कराची शहर में भी बड़ा मुश्किल है। आप पहले जी कराची में तो आप बिल्कुल, आप लोग चूँकि हमसे बहुत पहले से कराची के डेवलपर्स बिल्डर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी हर्डल्स और तरह की हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, बल्कि हर शख्स की कोशिश ये होती है कि मैं किस तरीके से इसके काम में रुकावट डाल के अपना मॉनिटरी बेनिफिट हासिल करूँ, क्योंकि डेवलपर का ओवरऑल इम्प्रेशन ये है कि ये इनसे हम ईजीली, ये बिजनेसमैन है तो इन्होंने अपना काम करवाना है, काफ़ी मुनाफा बख्श काम है, लोग समझते हैं काफी मुनाफा बख्श काम है, तो हर बंदा जो है मुनाफे में हिस्सेदार बनना चाहता है। आसिफ चौधरी साहब, एम ये है कि वो मुनाफे में हिस्सेदार बनता है और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है और उस प्रोडक्ट के ऊपर वो कॉस्ट पड़ रही होती है और वही कॉस्ट जाके बेयर करनी पड़ती है यूजर को, कंज्यूमर को करनी पड़ती है। बहुत अहम बात आपने की है यहाँ पर। आसिफ चौधरी साहब जी, मेन एम ये है कि प्रॉब्लम एक जो बड़ी कन्फ्रंटेड है वो ये है कि आज भी हम फुली 100% कंप्यूटराइज नहीं हुए। सारी दुनिया के अंदर जो है वो डिजिटल मैपिंग और ऑनलाइन सारा सिस्टम आ चुका है। हमारे सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो जाहिर बात है अपने सारे डिज़ाइन जो हैं वो कंप्यूटर पे बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी डिज़ाइन कंप्यूटर पे बनाता है। उसको अप्रूवल देने के लिए प्रिंट आउट्स देने जाना पड़ते हैं और वो भी 10-10, 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? देखिए जी, बेसिकली ये प्रोविंस वाइज एक डिफरेंट एसओपीज़ हैं, लेकिन फेडरल लेवल के ऊपर एक हमारी जो हाउसिंग डायरेक्टरेट है, जिस तरह से फेडरल हाउसिंग है, प्रोविंशियल हाउसिंग है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे आके एक जैसे ही फार्मूलाज इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे तब ये काम चलेगा। इस वक्त मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल से FPR सेक्टर ने जो रियल स्टेट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर था उस पर अटैक किया हुआ था। दे वर ट्राइंग के जो भी प्रोजेक्ट उठा था उसके रिकॉर्ड, उसकी चीज़ें, उस पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। तो जब तक एक FPR लेवल के ऊपर टैक्सेशन में भी ईज़ आउट नहीं करेंगे, इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, उतनी देर तक वो प्रॉब्लम में रहेंगे। जब तक देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि एक बिज़नेस में वो लेविश हाउसिंग में भी जा सकता है। वो इसलिए जाता है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में उसकी कंट्री की तरफ कंट्रीब्यूशन है, वो 10% मैक्सिमम मार्जिन करके कंप्लीट प्रोजेक्ट कर सकता है। इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को 2-3 काम करने पड़ेंगे इमीडिएटली और करने चाहिए। नंबर 1, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर गेटिंग एनओसीज को सिंप्लीफाई करें। नंबर 2, FBR के हवाले से टैक्सेशन को रिलैक्स करें। अभी एक कुछ प्रपोजल गया है कि जो घर 25 लाख रुपए तक का होगा उसके ऊपर FBR थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रपोजल वो करेगा, एग्जाम्पशन। तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नॉट अ सेंट्रल बॉडी। एक अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर एक सेंट्रल बॉडी को भिजवाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाए, जो कि प्रपोजल दे, प्रैक्टिकल मॉडल दे, टॉक के अलावा दिखाए, ऑन ग्राउंड बना के दिखाए, मटेरियल सोर्स करके दे कि हमारा 15 लाख रुपए में 2 बेडरूम, 25 लाख रुपए में 3 बेडरूम किस तरह बन सकता है। ये बड़ी अहम बात आपने की है सर। इसके लिए और मजीद क्या कहेंगे, मैं आप बताऊं, हाउसिंग के लिए बाकायदा वजारत मौजूद है सूबाई सतह पर। बात का जो शोबा है वो हाउसिंग को देख रहा होता है। बहुत सारे सूबों में जो एक रिवायत रही है, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट यकीन करें इस मसले को देख रहे हैं, लेकिन
हर आदमी लगा किस में हुआ है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारी आवाम भी जानती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये जानना पड़ेगा कि इसके अंदर या तो रेगुलेशन को कम करना पड़ेगा या अगर रेगुलेशन मेंटेन करनी है तो फिर सिस्टम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए किस तरह से एनवायरनमेंट जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं नैरो डाउन करके कोशिश की है कि इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा सकती है, इस पर पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है, बल्कि पहले 100 दिन के अंदर ये काम किए जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि एक तो टाइम स्पैन अभी बहुत कम है। हम 10 दिन के अंदर 100 दिन वाला काम नहीं मांग सकते, लेकिन अगर 100 डेज़ हमारे पास मौजूद हों तो उसके अंदर मेरे ख्याल काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर सरदार ताहिर साहब एक जो आपने चीज़ें हाईलाइट की, मेरे ख्याल से उनको मज़ीद हमें एलेबरेट भी करने की ज़रूरत है। जो इशू और चैलेंज हमारे पास रहा है ये बड़ा सिवियर नौइयत का है, बड़ी सिवियर नेचर का है। वो ये है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस है, लेकिन दूसरी जानिब हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि ये बग़ैर पैसों के नहीं हो पाएगा। अभी तक लोग हर चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, कोई चीज़ फाइनेंसिंग के मुतालिक बात ज़्यादा नहीं हो रही, और दूसरी जानिब जो है कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा नहीं तैयार किया जा रहा जो हमारे प्रॉपर्टी लॉज को रिविजिट करे। फोकस इस पे है कि हम किसी तरह मॉर्टगेज के मामलात को ठीक कर दें। रेंटल प्रॉपर्टी ओनरशिप वाले जो मामलात हैं उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही। आप एस्टेट एजेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सर ये तरीका अगर आसान हो जाएगा ना प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और रेंटल मैनेजमेंट का, और ये जो छुपा के अनरजिस्टर्ड हम लोग रेंटल एग्रीमेंट करते हैं, इसके बजाय ओपन रजिस्टर्ड हमारी रेंटल एग्रीमेंट हो, इसके ऊपर भी तो वर्क होना चाहिए सर। इस पे क्यों वर्क नहीं होता? एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है फाइनेंसिंग की। देखिए अगर हम इस फाइनेंसिंग को लो रेट्स के ऊपर अगर हम हमारे पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, बैंक फाइनेंस करें, इनकरेज करें इसको, तो आप यकीन कीजिए कि इसके अंदर इनकलाब आ सकता है, इनकलाब आ सकता है। एसएमईज़ को, मैं चैम्बर में कुछ 2 दिन पहले की बात है कि एक एसएमईज़ के लिए जो लोन्स अवेलेबल हैं उनकी प्रेजेंटेशन थी स्टेट बैंक की तरफ से, तो वो मैं सुन रहा था। मैं आप यकीन कीजिए कि वो जो रेट्स थे वो बड़े अट्रैक्टिव थे। अगर इसी तरह का हमारी इस हाउसिंग की इंडस्ट्री के लिए भी कोई प्लान चाकआउट किया जाए तो आप यकीन कीजिए कि इसमें वो इनकलाब आ सकता है। इनकलाब तो आ सकता है। एक बंदा ऐसा है वो अब आगे जाके करेगा क्या कि हमारे पैसों के हमसे लेगा, सर्टिफिकेट बनाएगा, हमें देगा, और फिर उसके बाद हमारे ही पैसों से हमारे लिए ही घर बना के देगा, और उसको भी उधार भी वो खुद ही देगा। अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा इंटेलिजेंट उसने गेम आगे आप समझ तो गए हैं मेरी बात को, लेकिन आप लोग सोचते ही रह गए। वो बंदा इतना होशियार बना, और होशियार है भी, शायद उसने किसी तरह अपना काम निकलवा भी लिया, अपना काम कर भी दिया। तो सर आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ये अपनी मदद आपके तहत होगा, आप गवर्नमेंट की जानिब ना देखना। नहीं सर, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम इसके लिए जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन है वो ऐसे कंट्रीब्यूट करेगी कि हम इसमें एक टास्क फोर्स बना के हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ, अभी आसिफ साहब से भी बात हो रही थी, तो हम एक पायलट प्रोजेक्ट ऑफर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि हम ये करना चाहते हैं। आपसे हमें क्या चाहिए? लो कॉस्ट घर हम बना के देंगे, आप हमें यूटिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करें, एनओसीज़ के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करें, हमें ये जल्दी मिलें, ताकि आपने 50 साल का काम अगर 5 साल के अंदर करना है तो फिर आपको साल का काम भी हमें चाहिए कि जो एनओसी हमने के लिए अप्लाई किया है, जो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाए हैं, उसकी स्क्रूटनी करके उसको फॉलो अप
हम लोग भी फॉलो अप दें और जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे भी इसको एक जज्बे से और इसको एक खिदमत समझ के काम करें। एक अच्छा प्रपोज सोल्यूशन है सर, बेनिफिट्स को सर फिलैंथ्रोपी अच्छी चीज़ है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ऑल ऑफ दिस इज डन फॉर बिजनेस, और हमारे मुल्क के अंदर नोटू कमाने के लिए ये काम होते हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने वो मॉडल रखा था। आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे ख्याल आसिफ साहब ने बहुत अच्छी बात की, मुल्क कौम की खिदमत बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा जो है ना वो किसी को देखता है, ना समझता है, ना किसी को पहचानता है, और बुनियादी तौर पे लोग इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाने के लिए यहाँ हैं आसिफ चौधरी साहब। लेकिन मसला ये है, पैसा कमाने के लिए लगाना भी पड़ता है। एक सोल्यूशन इन्होंने बताया, लेकिन लगाने के लिए हर बंदा अपनी जेब से पैसे नहीं निकालेगा। अभी से फाइनेंसिंग की बात शुरू करेंगे तो आगे चलेगा। लो कॉस्ट अगर आपने हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, 50 लाख घर अगर ये बोलते हैं बनाने, $5 बिलियन चाहिए, आएगा कहाँ से? आप बैंकों और इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही अप्रोच करेंगे ना, मेरा ऐसा ख्याल है। थोड़ा बहुत तो आपको बोरो करना पड़ेगा कि नहीं? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बड़े छोटा सा सिंप्लीफाई, जिस तरह हमने हमारी डिस्कशन अभी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुकी है कि 1000 घरों का बग़ैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के सिर्फ़ और सिर्फ आप पायलट प्रोजेक्ट प्लान करके प्रैक्टिकल मोड में लेके जाएँ, ताकि पता चले कि ये सिर्फ टॉक नहीं है, हमें सिर्फ वहाँ पे बिजली, पानी, गैस की जो बेसिक एमिनिटीज़ ज़रूरत होती है वो चाहिए होंगी। इसके अलावा लैंड कॉम्पैक्ट पीस अवेलेबल हैं, पॉकेट्स अवेलेबल हैं, डिज़ाइन सबसे बेस्ट हमारे पास है पूरी टीम के पास, कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं, क्लाइंट्स मौजूद हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। बैंक्स आर विलिंग कि वो जो लैंड है उसको मॉर्गेज करके वो करने को तैयार हैं। तो अगर इस चीज़ को ही आप एक बेस बना के प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना चाहें और प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएँ, तो आपको फिर तो बहुत ज़्यादा ये इसी को ट्रिगर कर दें। इसी मॉडल के ऊपर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बाकी जगहों के ऊपर प्रैक्टिकली करते जाएं, तो एवरीबडी विल अपना कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स इकनॉमिक एक्टिविटी, और जिस तरीके से जितनी जॉब्स जनरेट होंगी और काम होगा। सर इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होगी, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी सर इस काम के लिए? ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, बट एज इन्वेस्टर्स, नॉट एज बायर्स। और फॉरेन इन्वेस्टर भी आपको चाहिए होंगे एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स या जॉइंट वेंचर्स, नॉट एज बायर्स। तो वो अब उनको किस तरह से लाना है पाकिस्तान में? वो तो डरते हैं आते हुए, घबराते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वक्त तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे पास कि हमारी जो मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएई के अंदर इस वक्त जो प्रॉपर्टी डिक्लाइन है, वहाँ की कंपनीज़ को एक अपॉर्चुनिटी फैक्टर्स भी नहीं मिल रहा कि किसी जगह पे ऊपर वो अब वहाँ पे हालात घरों की ये हो चुकी है कि 10 इयर्स पेमेंट प्लान पे लोग घर बेचना चाहते हैं और बेच रहे हैं, और तैयार घरों को कह रहे हैं कि जी आप 50% अभी दें और बाकी जो है वो 10 सालों में दें। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकलिटी ही बहुत अच्छी है कि 2 साल 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर इस वक्त अभी तक पिछले 3 माह के अंदर मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ग्रुप्स पाकिस्तान विज़िट भी कर चुके हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आ रही है। वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं, रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं। हमें गवर्नमेंट को इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करके उनको फैसिलिटेट करें। लैंड कॉम्पैक्ट पीस जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ को उसके साथ कोऑर्डिनेशन में लेके आएँ, तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिकल मॉडल बन सकता है। और गैप मौजूद है इस वक्त, पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ एक डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं, एक नया पाकिस्तान इसमें जो कि करप्शन फ्री और जिसमें फैसिलिटेशन होगी। तो इस हवाले से इस चीज़ को इनकैश करने की ज़रूरत है। नहीं, ये एक चीज़ आपकी बात सही है, क्या पॉजिटिविटी काफ़ी आ रही है, व्यू और विजन चेंज हो रहा है पाकिस्तान के मुतालिक। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मुझे जल्दी से एक और चीज़ की जाने भी जाना है। अब बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों के हमें अहेड होना पड़ेगा। अब अगर लो कॉस्ट हाउसिंग बना रहे हैं, जैसे आपने बताया कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बना ली जाए, लेकिन वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को फिर नए बायलॉज डेवलप करने पड़ेंगे, नए रूल्स और रेगुलेशंस डिवाइस करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ इनपुट कॉस्ट्स पे बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इनपुट हमारे यहाँ सर सीमेंट और सरिया बहुत मेजर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरदार साहब उस पर कोई फोकस हमारी तरफ से नहीं है। इसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, लोग घर अब बनाने से कहीं दूर ना हो जाएं, उनकी दस्तरस से कहीं रियल टाइम हाउसिंग या रियल हाउसिंग जो है वो दूर हो जाएगी अगर महंगी होती रही चीज़ें। जी सरदार ताहिर साहब, आपने ठीक फरमाया। हाँ, अभी पिछले आप 3-4 महीने में ही अगर देख लें तो जो स्टील की प्राइसेस हैं वो 83-80 से लेके को 105 तक चली गई हैं।
1,05,000 रुपये टन तक। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ था और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने उसकी प्राइसिंग भी की हुई थी, तो अब इसका इतना इन्फ्लेशन, जो डॉलर की प्राइस है वो कहाँ से कहाँ चली गई, तो इतने इन्फ्लेशन को हम उसकी रीप्राइसिंग हमें करनी पड़ेगी, तो हम लो कॉस्ट कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यही तमाम चीज़ें हैं कि जो हमारी इनपुट्स हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। इन्फ्लेशन जो है वो उसके ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा कि यार एक मिनिमम ये है तो अगले आने वाले 2 से 3 साल यही रहना चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से जो चीज़ प्लान करें उसी तरह अकॉर्डिंगली हम उसको डिलीवर भी कर सकें। वरना लो कॉस्ट इतना आसान नहीं है। लैंड्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा है, इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आसिफ चौधरी साहब, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ी सी एक जो है वो अपना ओपिनियन दें कि अगर हम लोग इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते तो फिर कहाँ से हाउसिंग की बात कर सकते हैं? देखिए, इनपुट कॉस्ट के लिए तो बड़ा सिंपल है कि जो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें रिबेट, इसमें इनको कॉम्पनसेट करें। जो बंदा लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आएगा उसको टैक्सेशन में रिबेट दें, उसको FBR के एंगल से रिबेट एलिमेंट्स मिलें, उसको सीमेंट, स्टील, इन चीज़ों में भी रिबेट मिले। गवर्नमेंट कैन डू दैट, और ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स इकनॉमिक अपलिफ्टिंग, ताकि उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकें, ताकि वो आसानी से काम कंप्लीट कर सकें। अगर उनके लिए मुश्किलात होंगी तो दे विल नॉट बी एबल टू, वो इंकरेज नहीं होंगे इस काम को करने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बहुत सारे मौजूआत आज हमने कवर कर लिए। आगे भी मुस्तकबिल के अंदर भी हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि हम लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के मुतालिक ज़रूर बात करें, क्योंकि ये ऐसा मौजू है जो कि अवाम के दिल के बड़े नज़दीक है। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसकी अपना जो है उसका अपना कोई लिविंग के लिए एक अपना एरिया हो, अपना घर हो, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर सब लोगों का यही ख्वाब होता है सबसे पहला कि हमारा अपना घर हो। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।